आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जॉब ड्रॉप पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने जो है एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। एक विद्यासागर की बहुत ही अच्छी बुक आती है सामान्य ज्ञान, विद्यासागर के सामान्य ज्ञान। तो उसका जो है टॉपिक वाइज जो है हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से चालू किए हैं। तो टॉपिक वाइज जो है इसका कॉन्सेप्चुअली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है हम लोग पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटिक्स, सारा कुछ इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, हर एक पेजेस को मैं ख़त्म करने वाला हूँ इसमें पढ़ा करके। तो जिनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है या जो कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है तो भी उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो इसमें दोस्तों मैंने जो है 8 लेक्चर्स इसके अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें जो है आपका लास्ट जो लेक्चर था वो था आपका 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भारत। यानी अब जो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म होने वाला है। अब इसमें लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो है गुप्त साम्राज्य एवं वर्धन राजवंश। तो चलिए आज हम लोग जो है इसका देखते हैं ये लास्ट टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का जो लास्ट आपका 2 टॉपिक है, गुप्त साम्राज्य और वर्धन राजवंश। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका गुप्त साम्राज्य में, ये क्या कह रहा है कि 4वीं शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ। तो ये आपका कौन सा हुआ था, गुप्त राजवंश। चूँकि हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक में भारत का जो इतिहास रहा है वो देख चुके हैं। तो अब ये आपका 4वीं शताब्दी यानी 400 ईस्वी के बाद का जो इधर अब शुरू होगा। तो पहला जो है क्या है इसमें, 4वीं शताब्दी में भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ, तो गुप्त राजवंश का। और यकीन मानिए दोस्तों आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सारा कुछ जो है वो सही हो जाएगा। अगर आपको इससे डर लगता है, स्टैटिक जीके से डर लगता है, तो डर आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त वंश की स्थापना दोस्तों ये श्रीगुप्त ने की थी। किन्होंने की थी, श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य का उदय भारत के किस भाग में हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य का उदय दोस्तों भारत के प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। यानी प्रयाग, जो प्रयागराज जो आज जानते हैं, तो उसके निकट जो कौशाम्बी एक जिला है वहाँ, या जनपद जिसको कह सकते हैं, वहाँ हुआ था। श्रीगुप्त ने कब गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में की थी। कब की थी, 240 ईस्वी में। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों श्रीगुप्त ने जो है वो महाराज की उपाधि धारण की थी। कौन सा, महाराज। नेक्स्ट है श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का शासक कौन हुआ। तो श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का जो शासक हुआ दोस्तों वो घटोत्कच हुआ। कौन हुआ, घटोत्कच। घटोत्कच ने कब से कब तक शासन किया। तो 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 280 से 319 ईस्वी तक कौन, घटोत्कच। तो श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद जो गुप्त वंश का अगला शासक बना था वो घटोत्कच बना था। और ये 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक जो है शासन किया था। घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का शासन कौन हुआ, शासक कौन हुआ। तो घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का शासक जो है उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम। तो पहले थे श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था। तो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा भी दोस्तों इसी को माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था। तो इनका विवाह है दोस्तों वैशाली के लिच्छवी वंश के राजकुमारी देवी के, कुमार देवी से हुआ था। किनसे हुआ था, वैशाली के लिच्छवी राज की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उनके साथ जो है चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जैसा कि आपने अभी पीछे देखा कि ये जो हमारे थे कौन, श्रीगुप्त, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। और जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए हुए थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम का शासन कब से कब तक रहा। तो इनका शासन 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक दोस्तों, 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। नेक्स्ट है गुप्त संवत किसने चलाया था। तो गुप्त संवत किन्होंने चलाया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम। ये क्वेश्चन बहुत ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चूँकि पूछा जाता है शक संवत और गुप्त संवत ये किन्होंने चलाया था। तो शक संवत आपको पता ही होगा कनिष्क ने चलाया था, गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। कब, 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन राज गद्दी पर बैठा। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है गद्दी पर दोस्तों आपका समुद्रगुप्त बैठे थे। कौन, समुद्रगुप्त। और कब, 335 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी का मुख्य स्रोत है दोस्तों वो इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ अभिलेख है। तो इलाहाबाद के एक स्तंभ में जो अभिलेख खुदा हुआ है वहाँ से जो है समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, उनकी विजय की जानकारी। यह अभिलेख कहाँ अंकित है। तो यह अभिलेख दोस्तों अशोक के एक स्तंभ पर अंकित है और यह स्तंभ इलाहाबाद के किले में है।
तो आप सबको पता ही होगा कि अशोक के जो है 14 शिलालेख थे, अभिलेख थे बहुत सारे। तो उसमें जो है यहाँ पे इलाहाबाद में एक जो स्तंभ है वहाँ पे जो है इनके बारे में मिला है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? तो इलाहाबाद स्तंभ की अभिलेख की जो रचना है ये हरिसेन ने की थी। किन्होंने किया था? हरिसेन ने। हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त का राजकवि एवं शांति तथा युद्ध के मंत्री थे। तो समुद्रगुप्त का राजकवि, शांति तथा युद्ध के क्या थे? मंत्री थे ये हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस भाषा में है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है दोस्तों ये आपका संस्कृत भाषा में है। कौन सा भाषा में है? संस्कृत। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की विशेषता क्या है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख की विशेषता है कि अभिलेख का कुछ अंश क्या है? पद्य है एवं कुछ अंश गद्य है। तो अभी आप लोग पढ़ते होंगे हिंदी इंग्लिश लिटरेचर में गद्य और पद्य, यानी आपका पोएट्री और ये टेक्स्ट यानी स्टोरी। तो उस तरह का जो है गद्य और पद्य के फॉर्म में जो है वो दिया हुआ था। समुद्रगुप्त ने किस कारणवश अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो ये अश्वमेध यज्ञ आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस यज्ञ है। तो समुद्रगुप्त ने जो है इस यज्ञ को क्यों करवाया था? तो अपनी विजयों की उद्घोषणा है, तो यानी जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी तो उसका उद्घोषणा यानी चारों तरफ उसका मैसेज जाए, इसलिए जो इन्होंने ये यज्ञ करवाया था अश्वमेध यज्ञ। गुप्त वंश के किस राजा को सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इस बुक में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये आगे भी आएंगे। तो आपको इसको अच्छे से फॉलो करते जाना है, तो आपका जो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन कहीं भी नहीं फंसने वाला है। देखिए जैसे यही क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी में आया हुआ है, तो समुद्रगुप्त को जो है वीणा वादन करते हुए सिक्का में जो है वो दिखलाया गया है। गुप्त काल में श्रीलंका के राजा ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति किस शासक से मांगी थी? तो गुप्त काल में श्रीलंका के राजा ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति किस शासक से मांगी थी? तो ये समुद्रगुप्त से मांगी थी। किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से। श्रीलंका का वह कौन सा राज था जिसने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका का वह कौन सा राजा था जिसने जो है समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो वो कौन थे? मेघवर्मन। तो गया में जो है आपका ये बनवाने के लिए क्या बोलते हैं कि गया में आपका बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए कौन से राजा थे? मेघवर्मन थे, जो कि श्रीलंका के थे, और समुद्रगुप्त से उन्होंने जो है वो अनुमति मांगी थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को ही बोला जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो गुप्त वंश के शासक जो है वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि ये जो गुप्त साम्राज्य था ये हिंदू धर्म के लिए एक गोल्डन एरा माना जाता है, कि हिंदू धर्म का जो उदय हुआ था खास करके इस इनके साम्राज्य में यानी गुप्त वंश के काल में जो है बहुत तेज़ी से हुआ था। गुप्त वंश के शासनकाल में किस धर्म की उन्नति हुई? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन भी है, तो ये हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा उन्नति जो है देखने को मिली थी गुप्त साम्राज्य में, ये गुप्त काल में। गुप्ता काल में राज्य की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल में राज्य की भाषा वो संस्कृत थी। क्या थी दोस्तों? संस्कृत। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त जो है ये अश्वमेधहर्ता का उपाधि धारण किए थे। क्या किए थे? अश्वमेधहर्ता। तो पहले जो राजा थे गुप्त साम्राज्य के वो कौन थे? श्रीगुप्त। उन्होंने कौन सा ये धारण किया था? तो उन्होंने महाराज। फिर जो आपके जो समुद्रगुप्त ये हुए थे आपके पहले जो, उसके बाद जो ये थे आपके, क्या नाम हो गया उनका? चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। फिर जो है आपके ये समुद्रगुप्त थे, ये कौन सा उपाधि धारण किए थे? तो अश्वमेधहर्ता। तो ध्यान रखना है कि तीनों अलग अलग उपाधि धारण किए थे। समुद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? तो ये 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कितना? 35 से 75। समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनका जो पुत्र था उन्हें कहा गया चंद्रगुप्त द्वितीय, और घटोत्कच के जो पुत्र थे उनको चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय कब गद्दी पर बैठे? तो इन्होंने जो है गद्दी पर आपका 380 ईस्वी में बैठे। कब बैठे? 380 ईस्वी में। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन? तो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा किन्हें माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। किन्हें? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सा? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो इन्होंने इतिहास में जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जो है इन्होंने प्रसिद्धि पाई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकारी क्यों कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने शकों को परास्त किया था। किन्हें परास्त किया था? शकों को। तो चूंकि ये क्या किए थे? शक वंश जो था उनको हरा करके जो है ये किए थे, स्थापना किए थे। तो इन्होंने जो है शकों को परास्त किया था, ऐसा माना जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में क्या हुआ था? भारत आया था।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख नवरत्न कौन कौन थे? तो इनके दरबार में प्रमुख नवरत्न आपके कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, अमर सिंह। तो इस तरीके से महान महान जो है विभूति जो है इनके दरबार में जो नवरत्न के रूप में थे। कालिदास कौन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वे संस्कृत भाषा के एक क्या है, महान कवि थे, आप सबको पता ही होगा। कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? तो कालिदास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों वो आपका मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, शकुंतलम। तो ऐसे करके बहुत सारे जो है इनका रचनाएं हैं। वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक एवं प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। कौन थे दोस्तों? ये खगोल शास्त्री। वराहमिहिर का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है दोस्तों वो बृहद संहिता है और इसमें नक्षत्र विद्या एवं भौतिक भूगोल जैसे जो है विषयों का वर्णन है। तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने जो है भौतिक भूगोल के क्षेत्र में यानी एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में जो है ये बहुत सारे जो है खोजबीन किए थे, बहुत सारे रिसर्च किए थे। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट जो है दोस्तों ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और अपने समय के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो हमारे ये रहे हैं यानी हमारा इतिहास में जो भारतीय संस्कृति परंपरा रही है उसमें बहुत सारे ऐसे महान विभूति हुए जो बहुत सारी चीज़ को खोजे हैं, लेकिन इनका क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश इनको जो है रिकॉग्निशन नहीं मिला। और जितने भी आज के डेट में हम लोग जो रिसर्च या जितना भी इन्वेंशन देखते हैं वो सब किसी न किसी अंग्रेजों के नाम पे है, जबकि उससे पहले जो है ये सब खोज यहाँ पे भारत में हो चुका था। लेकिन दुर्भाग्यवश या जो भी कहिए कि इन्हें जो है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन नहीं मिला। और ये देखिए आपका जितना भी है अब दशमलव प्रणाली का खोज आर्यभट्ट ने किया और इस तरह के खगोल विज्ञान से लेकर जितना भी है वो वराहमिहिर किए थे। तो इस तरह के बहुत सारे खोज किए गए थे लेकिन जो इन्होंने रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। आर्यभट्ट की प्रमुख देन क्या है? तो आर्यभट्ट का प्रमुख देन क्या है दोस्तों? तो आर्यभट्ट का आपका प्रमुख देन है कि आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। अब बताइए दोस्तों ये सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा बतलाया गया था, लेकिन जब आप पढ़ेंगे साइंस पढ़ेंगे या आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप किसी न किसी अंग्रेज़ का नाम पाएंगे कि ये बतलाया वो बतलाया इन्होंने बतलाया। जैसे बहुत सारे और लोग हैं, जैसे आपका वो नाम है, क्या नाम है उनका, कैपलर है, तो शायद उनका नाम बतलाया गया है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इनका नाम है पहले, लेकिन कहीं जो है आपको टेक्स्ट बुक में इनका नाम देखने को नहीं मिलेगा। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये जो है आर्यभट्ट ने ही की थी, आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना। कैपलर्स लो तो पढ़े ही होंगे जो साइंस पढ़ते हैं। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? तो सूर्य सिद्धांत जो दोस्तों वो आर्यभट्ट ने लिखा था। कौन लिखे थे? आर्यभट्ट। धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य एवं चिकित्सक थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य एवं चिकित्सक थे धन्वंतरी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कब से कब तक शासन किया? तो ये जो है दोस्तों आपका 380 से 412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 380 से 412। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो इनका उत्तराधिकारी जो दोस्तों ये कौन था? ये कुमारगुप्त, जो उसके पुत्र थे। गुप्त वंश के किस शासक ने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाई? तो ये कुमारगुप्त थे। इन्होंने जो है बड़ी संख्या में क्या किए थे? सिक्का जो है वो जारी करवाए थे, मुद्रा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो ये जो दोस्तों ये कुमारगुप्त थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आता है। कुमारगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? तो 415 ईस्वी से आपका 454 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो इनका उत्तराधिकारी जो है स्कंदगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक दोस्तों ये कौन थे? ये आपके भानुगुप्त थे। कौन थे? भानुगुप्त। गुप्त वंश का अंत किस प्रकार हुआ था? तो हून नेता तोरमान के आक्रमण के द्वारा। तो हून के जो नेता तोरमान थे इनके आक्रमण के द्वारा जो है गुप्त वंश का शासन का जो है वो अंत हो गया। गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने दोस्तों 240 से 570 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। यानी 240 से 570 यानी लगभग 250 साल पहले जो इन्होंने शासन किया था। गुप्त काल में भू राजस्व कितना होता था? तो भू राजस्व दोस्तों गुप्त काल में आपका जो है 1/4 से लेकर के 1/6 भाग तक होता था कुल उत्पादन का। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर कौन था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर ये उज्जैन था दोस्तों। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म जो है ये गुप्त काल में ही देखने को मिला था। चीन का मंदिर किस गुप्त सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो चीन का मंदिर दोस्तों ये श्रीगुप्त के द्वारा ही बनवाया गया था। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है?
तो इनका जो है ये आपके क्या कह सकते हैं, आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा उदाहरण जो है कहाँ पे पेश किया गया था, तो दशावतार मंदिर यानी देवगढ़, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ पे गुप्त स्थापत्य कला का जो है उत्कृष्ट उदाहरण जो है एक मंदिर बनाने के तौर पर जो है पेश किया गया था। माने इनका आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार था। किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को जो है दोस्तों भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में बंगाल की खाड़ी में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, तो गुप्त काल में बंगाल की खाड़ी में जो प्रसिद्ध आपका बंदरगाह था वो तो कौन था, ताम्रलिप्ति। क्या था, ताम्रलिप्ति। देखिए क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है। गुप्त काल में अरब सागर में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, तो गुप्त काल में अरब सागर में जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो दोस्तों भड़ोच था। क्या था, भड़ोच। किस शासनकाल में रामायण महाभारत था पुराण को पुनः लिखकर वर्तमान रूप दिया गया था, तो दोस्तों अभी जो आपका वर्तमान रूप है रामायण महाभारत एवं जितने भी हमारे पुराण हैं 18 पुराण, उनका जो वर्तमान रूप अभी आप लोग जो देखते हैं वो किस काल में लिखा गया था, तो ये गुप्त काल में ही आपको देखने को मिला था। उसी टाइम जो है इसको लिखा गया था फिर से। गुप्त काल में नागार्जुन किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो ये प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। कौन थे दोस्तों, ये प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। संस्कृत के किस लोकप्रिय ग्रंथ में कहानियों का संग्रह है, तो संस्कृत का जो आपका प्रसिद्ध जो लोक ग्रंथ था जिसमें कहानी का संग्रह है उनका क्या नाम था, पंचतंत्र। क्या नाम था, पंचतंत्र। गुप्त काल में उस शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था, तो दोस्तों ये आपका नालंदा था। कहाँ था, नालंदा। दिल्ली में मेहरौली के निकट एक लौह स्तंभ किस काल का बना हुआ है, तो ये दोस्तों ये आपका गुप्त काल का ही बना हुआ है। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। किससे दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पाटलिपुत्र। कहाँ थी, पाटलिपुत्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता की गुफाओं की कलात्मक चित्रकारी किस काल की देन है, तो ये भी दोस्तों आपके गुप्त काल की देन है। किसकी देन है, गुप्त काल की। तो दोस्तों यहाँ पे गुप्त साम्राज्य खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक छोटा सा टॉपिक है वर्धन राजवंश। इसके बाद आपका जो है दोस्तों प्राचीन भारत जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे आपका पूर्व मध्यकालीन भारत। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू करेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, उसके बाद आएंगे हम लोग आधुनिक भारत में। तो अब आते हैं वर्धन राजवंश। तो कह रहा है गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद किस प्रमुख साम्राज्य का स्थापना हुई, तो ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है दोस्तों कि किसका समाप्ति हुआ, फिर कौन आया, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, ऐसे करके हम लोग प्राचीन भारत से जो है स्टार्ट किए हुए हैं और ये पूरे आधुनिक भारत तक चलेगा। तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते हुए जाइए, आपको पूरा हिस्ट्री जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद किस प्रमुख साम्राज्य का स्थापना हुई, तो आपके वर्धन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था दोस्तों, वर्धन साम्राज्य, या इसको पुष्यभूति साम्राज्य भी कहते हैं। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चूंकि इसका संस्थापक जो है पुष्यभूति था इसलिए इसको पुष्यभूति साम्राज्य भी बोला जाता है। वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तो वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक दोस्तों प्रभाकर वर्धन था। कौन था, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो इन्होंने अपनी राजधानी दोस्तों ये थानेश्वर बनाई, जो कि वर्तमान में हरियाणा के अम्बाला जिले के नज़दीक में है, थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा, तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद दोस्तों गद्दी पर जो है उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा था। कौन बैठा था, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा, तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठा। आप लोगों ने हर्षवर्धन का तो नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है। हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा, तो ये 606 ईस्वी में बैठे थे। कब, 606। हर्षवर्धन के विषय में हमें पूरी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो इनके विषय में पूरी जानकारी जो है वो बाणभट्ट के हर्षचरित से प्राप्त होती है। तो बाणभट्ट एक कवि थे, उनके द्वारा जो है एक हर्षचरित नामक बुक लिखा गया है, तो उनसे जो है इस बुक से ही हर्षवर्धन के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। वर्धन साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो हर्षवर्धन, इसलिए जो है इनका नाम बहुत फेमस है। आप लोगों ने इनका सभी लोग इनका नाम सुने होंगे, क्योंकि ये वर्धन राजवंश के जो है वो सबसे प्रतापी शासक थे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। कहाँ बनाई थी, कन्नौज। दक्कन के किस शासक ने हर्षवर्धन को हराया था, तो दक्कन के जो आपके पुलकेशी द्वितीय थे ये जो है हर्षवर्धन को हराए थे। कौन, पुलकेशी द्वितीय ने। हर्षवर्धन ने किन नाटकों की रचना की थी, तो हर्षवर्धन दोस्तों ये नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका, इस तरीके से 3 जो है नाटक का इन्होंने रचना किया था। हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कौन कौन थे, तो इनके जो प्रमुख दरबारी थे दोस्तों वो कौन कौन थे, बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त, जयसेन। तो इस तरीके से कवि थे, दरबारी कवि बाणभट्ट, मैसूर, हरिदत्त एवं जयसेन। तो ये प्रमुख जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन का राज कवि कौन था,
तो इनके राज कवि थे दोस्तों वो बाणभट्ट, यानी जो कवि में भी जो प्रमुख होते हैं वो राज कवि कहलाते हैं, तो ये बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की है, तो उन्हें हर्षचरित और कादम्बरी, ये बहुत फेमस बुक है इनका, तो इसका रचना इन्होंने किया है। हर्षवर्धन का धर्म क्या था, तो बौद्ध की महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु एवं शिव की भी उपासना करते थे। तो ये बौद्ध धर्म का जो महायान हीनयान दो आप शाखा जानते हैं, उसमें से महायान शाखा के समर्थक थे। साथ ही साथ भगवान विष्णु एवं भगवान शिव के भी ये उपासना आराधना जो है वो किया करते थे। हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष कहाँ सम्मेलन करवाते थे, तो ये जो हर 5वें वर्ष जो है प्रयाग, यानी जो आज का आपका जो प्रयागराज है, जिसका नाम चेंज करके इलाहाबाद कर दिया गया था, फिर से उसका नाम जो है, जो उसका पुराना नाम था प्रयाग, उस नाम से रखा गया। तो प्रयाग में ही जो है हर्षवर्धन जो है हर 5 साल में सम्मेलन करवाया करते थे, यानी प्रयागराज में। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों में राजकुमार दोस्तों ये हेनसांग को बोला जाता है। किसे? हेनसांग। हेनसांग कौन था, तो हेनसांग दोस्तों चीनी यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या हुआ था, भारत आया था। हेनसांग ने अपनी यात्रा के क्रम में किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना कौन किए थे, कुमारगुप्त, तो उसमें जो है इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। कौन? हेनसांग। हर्षवर्धन ने हेनसांग के सम्मान में विशाल सभा का आयोजन कहाँ किया था, तो हर्षवर्धन दोस्तों हेनसांग का सम्मान में जो है विशाल सभा का आयोजन कन्नौज में किया था। कहाँ किया था? कन्नौज में। भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक दोस्तों ये हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पारसी धर्म का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों जरुस्थ। कौन था? जरथुष्ट जो है ये पारसी धर्म का जो है संस्थापक था। पारसियों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो इनका प्रसिद्ध जो है दोस्तों धर्म ग्रंथ ये क्या है, जैन अवेस्ता। क्या नाम है इसका? जैन अवेस्ता। जावा में सबसे प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है, तो जावा में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, इसका नाम जो है बोरोबुदुर का स्तूप है। कौन है? बोरोबुदुर का स्तूप। प्राचीन काल में चीन एवं पश्चिम एशिया के बीच का व्यापारिक मार्ग किस नाम से प्रसिद्ध था, तो प्राचीन काल में चीन एवं जो पश्चिम एशिया का जो बीच का व्यापारिक मार्ग था वो किस नाम से प्रसिद्ध था, तो ये रेशम मार्ग से प्रसिद्ध था। चूँकि इसमें सिल्क का जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, इसलिए जो है रेशम मार्ग जो है इसका नाम रखा गया था, जिसको आप आज जानते होंगे सिल्क रूट के नाम से। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किस देश में है, तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर दोस्तों ये आपको कंबोडिया में देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। फिर आपका अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किस शैली में बना है, तो दोस्तों द्रविड़ शैली में बना है। कौन सा शैली है, तो द्रविड़ शैली। हर्षवर्धन का राजकाल कब से कब तक था, तो इनका राजकाल जो है 606 से लेकर 647 यानी 41 वर्ष तक था। कितना था? 41 वर्ष। तो ये दोस्तों आपका जो है वर्धन राजवंश जो है ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आपका ये जो प्राचीन भारत जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में पूर्व मध्यकालीन भारत। तो पूर्व मध्यकालीन भारत जो है वो शुरुआत करेंगे ऐसे करके, पूर्व मध्यकालीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आपका जो है आधुनिक भारत, ऐसे करके पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी, ये हम लोग पूरा सीक्वेंस वाइज ख़त्म करेंगे, प्लस मिसलेनियस भी। तो ये पूरा बुक को ख़त्म किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप इसके प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइए, तो आपको जो है ज़रूर इससे लाभ मिलेगा, आप यकीन मानिए मेरा। क्योंकि मैं इस बुक को पढ़ चुका हूँ और मुझे बहुत इससे बेनिफिट हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको फॉलो करें। जिनके पास बुक नहीं है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लेक्चर वाइज इसको पढ़ सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आप अगर मोबाइल में रहेगा तो कहीं भी जैसे चलते फिरते कहीं भी पढ़ लेंगे, आपको बुक ढोने का ज़रूरत नहीं है। तो बस आप इसको फॉलो करते जाइए दोस्तों, इसको सीक्वेंसली देखते जाइए। चलिए आप सभी को धन्यवाद।